एनटीए के माध्यम से आपने वो सारे तबकों को जो शिक्षा में या उच्च शिक्षा में आने की संभावना रखते थे उनको पीछे धकेलने का दोबारा से प्रयास किया। जिस तरह से रेप पे हुआ था कि और कड़े नियम बना दो तो रेप खत्म हो जाएगा, अब और कड़े नियम बना दो तो एग्जाम का लीकेज खत्म हो जाएगा, पेपर लीक खत्म हो जाएगा, नकलबंदी हो जाएगी, धांधली खत्म हो जाएगी। कोई कमेटी भी नहीं बनी यूजीसी में जिसने यह फैसला किया हो कि सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अब इस तरह से एनटीए के माध्यम से एग्जाम देंगे। कि कौन सा सेमेस्टर कब चल रहा है याद ही नहीं रहता है, थर्ड सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं या फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं बचा है एकेडमिक कैलेंडर का। हर चीज को तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है। तो यानी प्राइवेट स्कूल बिल्कुल ही कैपेसिटी नहीं जिनकी पढ़ाने की, जिनकी कोई क्वालिटी नहीं, उन्होंने रिप्लेस किया है बड़ी बड़ी फीसों के माध्यम से। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दम तोड़ने का एक सिस्टमैटिक प्रयास है और एनटीए उसमें एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। एनटीए ने जो एग्जाम करना शुरू किया वो इस आधार पर किया जो बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे। बाजार की आवश्यकता क्या हो सकती है? सबसे बड़ी आवश्यकता ये है हर के लिए नौकरी नहीं है। आप सबको पकौड़े बेचने हैं और पकौड़े बेच के अपना जीवन चलाना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर मुख्य आधार होगा आर्थिक ढांचे का, यानी नौकरियां नहीं निकाली जाएंगी, नौकरियां निकल नहीं सकती इस आर्थिक ढांचे में, इस आर्थिक नीतियों के कारण। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये ऑब्जेक्टिव है तो एनडीए का जो एग्जाम होगा वो भी जो बाजार में उस समय की मांग है उसकी पूर्ति के लिए एग्जाम को करने का तरीका अपनाएगा। तो उसने क्या एक परिवर्तन किया? उसने ये परिवर्तन किया कि कौन सी भाषा में एग्जाम हो, एग्जाम का क्या स्वरूप हो, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, पेन एंड पेपर एग्जाम ना हो। वो सारी तब्दीलियां एनटीए के में कर दी गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो अपने तरीके से एग्जाम कर रही थी 50-50 साल से और अपने अनुभव के संग तमाम विद्यार्थियों को एक मौका दे रही थी उच्च शिक्षा का, वो सारे अनुभव को दरकरार करके एक ऐसी एजेंसी हमारे सामने ला दी गई। जेएनयू में इसका नतीजा क्या हुआ? जेएनयू में इसका नतीजा ये हुआ जिस तरह से ये फैसला थोपा गया, जो 50 साल से 30 साल से 35 साल से एग्जाम बना रहे थे वो सारे इस सिस्टम से बाहर हो गए। क्योंकि एनटीए को क्या चाहिए था? 2,500 रुपए प्रतिदिन का उसका उस समय का था। मुझे याद है जब हमने एनटीए को अपोज किया तो मेरे साथ के कोलीग्स ने कहा अरे यार 2,500 रुपए मिलते हैं, नोएडा में कहीं उसका दफ्तर है, वहां जाके पेपर बनाया जा सकता है। और फिर ऐसी ऐसी बातें बताई गई कि देखो वहां मोबाइल ले जाने को नहीं दिया जाता है वगैरह वगैरह। बहुत महान जो आवश्यकताएं हैं एक बेहतर क्वेश्चन बनाने के लिए वो हमें बेची गई। हमने ये कहा कि ये क्वेश्चन पेपर जो है जो हमारी यूनिवर्सिटी का अनुभव है जिसमें कि हिंदुस्तान के कोने कोने से, यानी मैंने जितने साल में जेएनयू में पढ़ाया है पिछले कुछ सालों को छोड़कर ऐसी क्लास नहीं देखी जहां पर कि सारी स्टेट्स करीब करीब भारत की सारे राज्यों से लोग ना आए। अब ऐसी परिस्थिति हो गई है 2 राज्य 3 राज्य जो है उनसे 3/4 विद्यार्थी आ रहे हैं। मेरे को उन राज्यों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो एग्जाम करने का तरीका है और जो एग्जाम में नतीजे आ रहे हैं वो पारदर्शी नहीं है। नहीं तो ये संभावना नहीं हो सकती कि 30 साल तक तो लेह लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सब जगह से विद्यार्थी आ रहे थे और अचानक अब कुछ इंडो गैंजेटिक प्लेन की जो स्टेट्स हैं वहां से विद्यार्थियों की प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक और बात देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन और हायर शिक्षा में जिस किस्म का प्रसार पिछले 20 साल में हुआ है उसने जो संभावना पैदा की थी कि आज शिक्षा के माध्यम से जो भारत का वंचित समूह है उसके पास भी संभावना है एक बाजार की दुनिया में कुछ ऊपर उठने की, कम से कम कुछ प्रतिशत लोगों को के ऊपर उठने की, कम से कम अगर उसको शिक्षा का मौका मिले। एनटीए के माध्यम से, और जैसा विकास ने तमाम आंकड़े भी दिए, एनटीए के माध्यम से आपने वो सारे तबकों को जो शिक्षा में या उच्च शिक्षा में आने की संभावना रखते थे उनको पीछे धकेलने का दोबारा से प्रयास किया। वो प्रयास बहुत जरूरी इसलिए भी था सरकारों के लिए क्योंकि सरकार, जिसको हमारी सरकार कहती है कि भाई वो एस्पिरेशनल क्लास की रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, जो यूथ का एस्पिरेशन था, जो ग्रामीण क्षेत्रों से यूथ का एस्पिरेशन था, जो बैकवर्ड कम्युनिटी से यूथ का एस्पिरेशन था, जो संभावनाएं थी कि शिक्षा हमारा भविष्य बना सकती है, वो एस्पिरेशन को एक ठेस पहुंचाना भी बहुत बड़ा मकसद था। क्योंकि अगर आप सपनों को बदल देंगे तो सपनों के जो आप बदलेंगे उसके खिलाफ लड़ाई आने वाले जनरेशंस में 2, 3, 4 जनरेशंस के बाद और भी कठिन हो जाएगी। तो आपने ये एस्पिरेशन ही खत्म कर दी। जैसे माइनॉरिटीज को देखिए, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज में खासतौर से मुसलमानों में
आप देखेंगे बहुत बड़े तबके में अब ये एस्पिरेशन कि एजुकेशन के माध्यम से या शिक्षा लेने के माध्यम से इस समाज में अपवर्ड मोबिलिटी की संभावना है। अपने पिछले 20-25 साल के अनुभव के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि अपना ही काम कर लो तो बेहतर है, क्योंकि जिस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, जिस किस्म का डिसएडवांटेज उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इंस्टीट्यूशंस में, उससे इस फैसले पे पहुंचे हैं। यही प्रयास है जो हमारे वंचित समाज के विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, चाहे वो दलित वर्ग से हैं, चाहे वो बैकवर्ड ग्रुप से हैं, उन सबको एक ऐसा विचार दिया जाए कि देखिए वो सारा काम वो अपना सक्सेस और अपनी फेलियर अपने तक ही सीमित रखे। वो इसको ना देखे कि मुझे समाज ने या सरकार ने शिक्षा लेने का मौका नहीं दिया। हम सब अपने में ही रहें कि मैं ये नहीं कर पाया, मेरा ये फेलियर है, और उसका नतीजा है आपके सामने कि आज जिस स्तर पर मानसिक समस्याएं युवा फेस कर रहा है वो सारी हमारे सामने है। तो यानी कुल मिला के जो एक दृष्टिकोण था शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, वो एक बहुत बड़ा फैसला, जिसको बहुत छोटे फैसले के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे मिलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिलेंगे, उसका एक बदलाव, वो एक बदलाव से एक पूरा चक्रव्यूह, एक नया चक्रव्यूह पैदा होता है जिसमें हम सब जो है पीछे धकेल दिए जाते हैं। और उसमें लड़ने के लिए आज हमारे सामने उसमें समस्या पैदा जो हमारे सामने रखी गई है वो ये रखी गई है कि नकल हो गया। नकल का हल ये है डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ाएं। यानी पहले आपने शिक्षा का स्वरूप बदला, अब शिक्षा के स्वरूप के बदलने के कारण जो चुनौती आई उसको भी आपने मिस्टिफाई करके ये कहा कि अरे ये बात एनटीए की नहीं है। इसीलिए देखिए फैसला कितनी तेजी से हो रहा है। नए एग्जाम अनाउंस हो रहे हैं जिसमें लीक नहीं हुआ, नीट को छोड़ दीजिए, बाकी जिन एग्जाम्स में लीकेज नहीं हुआ या लीकेज पकड़ा नहीं गया या धांधली पकड़ी नहीं गई, उनके नई डेट्स अनाउंस हो रही हैं। क्यों अनाउंस हो रही हैं? इससे कि आप बहुत गहरे स्ट्रक्चरल सवाल ना खड़े कर सके। या आप सोच के देखिए कि जब एग्जामिनेशन सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसा पैदा किया गया जो किसी को आंसरेबल नहीं है, जो अंग्रेजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आधारित है, जिसमें लोग जो पिछड़े इलाकों से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स पे पहुंचना और एक सही माहौल में इम्तिहान देना। आप सोच के देखिए दिल्ली से 70 किलोमीटर बाहर चले जाइए, जो भी इलाके, जो स्टेट्स पड़ती है, मैं नाम नहीं कह रहा हूं, वहां पर जाके देखिए किन सेंटर्स में एग्जाम हो रहा है। दूर क्या जाने की जरूरत है, वो सेंटर्स क्या हैं, उन सेंटर्स को का मालिक कौन है? वो लोकल पॉलिटिकल क्लास है, वहां की जो लोकल पॉलिटिकल दबंग है इलाके का, वही ये कंप्यूटर सेंटर रन कर रहा है, वही ये कोचिंग क्लासेस रन कर रहा है, उसी के पास वो ये अधिकार मिल रहा है कि वो ये सेंटर रन करेगा। वहां जाके अगर मेरे बेटे या बेटी ने इम्तिहान देना है तो मैं उनसे कहूं कि तुम किसी आदमी को बैठा दो, वो एग्जाम देगा, कोई रोक सकता है उनको? असंभव है उनको रोकना। वो किसी को भी प्रॉक्सी बैठा के मेरा इम्तिहान दिला सकते हैं, मेरे बच्चे का इम्तिहान दिला सकते हैं। तो यानी जो इतना गहरा ढांचे में परिवर्तन किया गया है और उसका जो फेलियर है उसको हमारे सामने रखा गया कि एक छोटी समस्या है, डिजिटल सिक्योरिटी का इशू है, तो हम इससे निपट सकते हैं। आज एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन आया है स्क्रॉल में, नाम मैं भूल रहा हूं, माफी चाहता हूं। उसने 9 स्टेटों की एक टेबल बनाई है कि कहां कहां नकल रोकने के लिए कौन से साल में नियम बने थे। सो 97-98 से बात शुरू होती है और 2014 तक जाती है, फिर 2017 में भी आती है, 2018 में भी आती है। इन 8-9 स्टेट्स में कड़े से कड़े नियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं कि जब वो कड़े नियम बन गए 97 या 98 में, उसके बाद से 1.5 करोड़ विद्यार्थी का जीवन टर्मोइल में है, क्योंकि 5 बड़े एग्जाम जिसमें धांधली पकड़ी गई वो सारे एग्जाम कैंसिल करने पड़े और उसको लेके जिस किस्म की मानसिक परिस्थिति जवान लोगों के लिए पैदा की गई वो हमारे सामने है। तो यानी आप देखिए कि एक समस्या जो गहरी खड़ी कर गई, अब उसका हल भी सुपरफिशियल हमारे आगे पेश किया जा रहा है। जो सब्सटेंटिव सवाल है जो आप खड़ा कर रहे हैं, वो सब्सटेंटिव सवाल पूछने का मौका ना दिया जा रहा है। अब ये कॉमरेड साथी आए हैं कि पार्लियामेंट में ये गहरे सवाल, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ताकत है पार्लियामेंट में, तो शायद हमें मौका मिले इनको पूछने का। अदरवाइज एक सुपरफिशियल सोल्यूशन, जिस तरह से रेप पे हुआ था कि और कड़े नियम बना दो तो रेप खत्म हो जाएगा, अब और कड़े नियम बना दो तो एग्जाम का लीकेज खत्म हो जाएगा, पेपर लीक खत्म हो जाएगा, नकल बंदी हो जाएगी, धांधली खत्म हो जाएगी।
ये आप देखिए आर्टिकल, ये आई ओपनर है कि किस किस्म से नियम 97-98 से लेके आज तक बने हैं और किसी जगह भी नियमों ने समस्या का हल नहीं किया है। तो यानी हमारे सामने है कि परिस्थिति बदली गई शिक्षा की, शिक्षा में बाजार को पूरी तरह पहुंचाया गया, उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसको नॉन ट्रांसपेरेंट बनाया गया, उसको नॉन आंसरेबल बनाया गया सिटीजन्स के आगे, उसको जो जो गरीब पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं उनसे और दूर ले जाया गया, और उसके बाद उससे जो भी समस्या पैदा होती है उसका और भी सुपरफिशियल हल हमारे ऊपर थोपा जाएगा। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि इसमें खाली एनटीए इन्वॉल्व नहीं है, इसमें यूजीसी का बहुत 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 बड़ा हाथ है। और हम क्योंकि वाकिफ़ हैं यूजीसी के करंट चेयरपर्सन की फैसले करने के तरीके से, तो यूजीसी में भी वो लागू किया गया। हमारा अनुभव है कि होता यह है जेएनयू में कि पहले होता था कि जो जेएनयू की स्टैट्यूटरी बॉडीज़ थी, चाहे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हो या एकेडमिक काउंसिल हो, पहले उसमें फैसला होता था। अब एक तरीका हो गया कि एक कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी ये फैसला कर देती है कि एग्ज़ाम का स्वरूप बदल दिया गया, आज से जेएनयू सीयूईटी का पार्ट होगी। तो मैंने ये देखने की कोशिश की कि यार चलो कोई कमेटी तो बनी होगी, पर जब जेएनयू से यूजीसी पहुंचे वो, तो उन्होंने कमेटी का तरीका भी हटा दिया। कोई कमेटी ही भी नहीं बनी यूजीसी में जिसने ये फैसला किया हो कि सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अब इस तरह से एनटीए के माध्यम से एग्जाम देंगे। यूजीसी में ये अचानक फैसला कहीं से आ गया, उसका सर्कुलर इशू हो गया, नोटिफिकेशन इशू हो गया, वो नोटिफिकेशन हर यूनिवर्सिटी को भेजा गया और यूनिवर्सिटी ने खुशी खुशी उसको कंप्लाई किया, बिना अपना बुद्धि का प्रयोग किए, बिना अपने अनुभव का प्रयोग किए। आपको पता होगा, और नहीं पता है तो जान लें कि जेएनयू 37 सेंटर्स में नेशनली एग्जाम कंडक्ट करता था अपने एंट्रेंस का, 37। और हम इस बात में गर्व करते थे कि यार किसी भी भाषा में एग्जाम लिख दो, हम इवैल्यूएट करवा लेंगे। यानी कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पेपर आंसर स्क्रिप्ट्स आई हैं हमारे पास जो वहां पर भाषा लिखी गई है उसमें है ही नहीं, वो कोई लोकल भाषा में, और हम प्रयास करके ढूंढ लेते थे कि उसको पढ़ने वाला कौन बंदा है और उसे पढ़वा कर उस एग्जाम को इवैल्यूएट कर लेते थे। यानी भाषा एक छोटा उदाहरण है, भाषा कभी भी एक कारण नहीं रहा कि एक बच्चा जो कहीं रिमोट एरिया से आ रहा है या किसी एक ऐसे रीजन से आ रहा है जहां पर शिक्षा किसी थर्ड भाषा में, हिंदी अंग्रेजी की भाषा पढ़ाई जाती है और उसमें वो कंफर्टेबल है, तो वो एंट्रेंस एग्जाम लिख दे और हम उसको इवैल्यूएट ना करें। वाइवा में, ओरल एग्जाम में भी ये होता था, अच्छा नहीं तो हम ढूंढ के आते थे यार दूसरी जगह से टीचर ले आओ, उसको लैंग्वेज आती है, चलो अब उसमें पूछ लेते हैं सवाल। यानी हर तरीके से मौका दिया जाए पढ़ने वाले विद्यार्थी को कि वो एंट्रेंस एग्जाम इवैल्यूएशन मेथड में इन मेथड के कारण फेल ना हो, एग्जाम की नेचर के कारण फेल ना हो, अपनी काबिलियत के आधार पर। ये बात मेरिट की बात करते हैं, तो मेरिट को अगर पूरा करना है तो ये सारी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी, और ये आवश्यकताएं एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम से असंभव है पूरी करने के। 50 साल के अनुभव में कोई धांधली का उदाहरण नहीं है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मैं आपके सामने रख रहा हूं जेएनयू का, और जगह भी यही परिस्थिति है, और यहाँ 4 साल में धांधलियों का भंडार है और उसके अलावा डिले का भंडार है। यानी एकेडमिक कैलेंडर पता नहीं शिक्षक के बाद जो भी होता है वो जा चुका है, यानी उसका कोई बचा ही नहीं है कि कौन सा सेमेस्टर कब चल रहा है, याद ही नहीं रहता है थर्ड सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं या फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं बचा है एकेडमिक कैलेंडर का। हर चीज़ को तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है, और फाइनली इससे ये नतीजा निकलता है कि हायर एजुकेशन से कोई भी बंदा उसको सीरियसली ना ले, उससे किसी की सपनों की पूर्ति का उसको आधार ना माने, एक डिसइंटरेस्ट पैदा हो जाए हायर एजुकेशन में, एक डिसक्रेडिट हो जाए हायर एजुकेशन। जिस तरीके से अगर आप याद करें सेहत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को डिसक्रेडिट किया गया था, या सरकारी स्कूलों को गांव में डिसक्रेडिट किया गया था। मैं पंजाब में कुछ काम करता हूं, तो वहां पर जब हम ये स्कूलों को देख रहे थे तो बाहर खड़े थे स्कूल के, तो मैंने उससे कहा कौन बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो मेरे को एक साथी ने कहा कि अरे ये कैसा सवाल है, सिर्फ दलितों के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, सिर्फ दलितों के बच्चे जाते हैं। पंजाब में आपको पता है कि दलित आबादी बहुत बड़ी है, तो उन्होंने कहा जितने बच्चे जा रहे हैं, जितने बच्चे भाग रहे हैं स्कूल टाइम पे, घंटी बज रही है और बाहर आ रहे हैं, ये सब दलित के बच्चे हैं। जो गैर दलित है वो सरकारी स्कूलों से बाहर हो चुका है, अब वहां प्राइवेट स्कूल्स की मशरूमिंग है। तो हम प्राइवेट स्कूल में विजिट किया, तो पहला ऑफर जो प्राइवेट स्कूल में मुझे मिला, ये अमृतसर के पास की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये था कि क्या मुझे कोई ड्रग चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो लिटरेचर जो स्टेशनरी बिक रही थी, उस स्टेशनरी की शॉप पे स्कूल के बाहर ये भी सुविधा उपलब्ध थी कि आप किसी किस्म की नशे की चीज़ ले सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक बाहर से आदमी आया है, कुछ खास तलाश में होगा, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि क्या मैं वो
तो यानी प्राइवेट स्कूल बिल्कुल ही कैपेसिटी नहीं जिनकी पढ़ाने की, जिनकी कोई क्वालिटी नहीं, उन्होंने रिप्लेस किया है बड़ी बड़ी फीसों के माध्यम से। और जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ है प्राइमरी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन में 10-20% बचा था, रीजनल यूनिवर्सिटीज को तोड़ा जा चुका था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में थोड़ा बहुत दम बचा था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी दम तोड़ने का एक सिस्टमैटिक प्रयास है, और एनटीए उसमें एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो शिक्षा की नीति बना रहे हैं शिक्षा के मंत्री और शिक्षा की विभाग के सारे लोग, वो सब इसमें पूरी तरह से कल्प्रिट हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं कि वो शिक्षा को किस तरीके से डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि संभावना अगर कोई बची है तो अध्यापक वर्ग से 2-4-5% और विद्यार्थी वर्ग से बहुत बड़े प्रतिशत में संभावना बची है कि विद्यार्थी इसके खिलाफ आंदोलन लड़ें, और उसके साथ टीचर वर्ग भी इसके साथ जुड़े, जिससे कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सके, शिक्षा खास तौर से उच्च शिक्षा को वापस उस पैमाने पर लाया जा सके जहां पर हर को समान शिक्षा मिलने की संभावना कम से कम हो। अधिकार तो बहुत दूर की बात है, अभी तो संभावना भी हमसे ले ली गई है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।